21 नवंबर 2016 को यूएसएस जीवन जो कि अमेरिका की एक गाइडेड मिसाइल फायर थी। ये पर नामांकन की बोतल में जा रही थी और इसके अंदर एक कैटास्ट्रोफिक प्रोपल्शन फेलियर हुआ और शिप वहीं रुक गई। सिमिलरली 30 नवंबर 2016 को ठीक 2 दिन बाद ब्रिटिश की HMS डनकन जो है उसी इलाके से दोबारा जा रही थी और वहां पर एक प्रिपरेशन फेलियर हुआ उसके पूरे इंडियन सिस्टम में और उसकी वजह से शिप वहीं रुक गई। इन दोनों क्षेत्र का नाता अगर मैं आपको कहूंगा कि कश्मीर से है और कश्मीर में लद्दाख से है तो आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप एक चीज जरूर समझ जाएंगे कि इन दोनों के पीछे कश्मीर का लद्दाख क्यों है, चाइना क्यों है। क्या आप जानते हैं GPL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स को आज अगर चाइना लद्दाख में है और जो वह हरकत लद्दाख में दिन पर दिन कर रहा है उसके पीछे है GPL पहली एनर्जी होल्डिंग्स। शायद आपने ये कंपनी का नाम कभी नहीं सुना होगा कभी और सुनेंगे भी नहीं क्योंकि चाइना इसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करता, लेकिन लद्दाख में जो चाइना कर रहा है वह GCL पुनिया एनर्जी होल्डिंग्स की वजह से कर रहा है। तो दोस्तों ये खेल है क्या, आइए इस वीडियो में इसी चीज को जानते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब सिविल वॉर के बाद इमर्ज हुआ उस समय चाइना के स्ट्रेटेजिक प्लानर जो थे उन्होंने बैठकर एक ड्रीम बनाया और वह ड्रीम ये था कि चाइना अगले 100 साल में एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। चाइना को ये बात मालूम नहीं थी कि वह ग्लोबल सुपर पावर किस डायमेंशन में बनेगा, क्या वो इकोनॉमिक सुपर पावर होगा या मिलिट्री सुपर पावर होगा या टेक्निकल सुपर पावर हो गई, यह चाइना ने उस टाइम विजुअल रेंज किया नहीं था। पर चाइना ने ये निर्णय ले लिया था कि मैं सुपर पावर बनूंगा जरूर और इस सुपर पावर बनने के दौरान मुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस चीज को दिमाग में रखते हुए चाइना ने अपनी नीतियों को अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के कई हिस्से लीगली ऑक्यूपेंसी करके रख लिए, जिसमें से काराकोरम का एक इलाका, गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान ने दिल्ली के लिए उपाय करके रखा। इस पूरी मुहिम में ब्रिटिश की और अमेरिका की बहुत बड़ी चाल भी थी। वह चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका जो है पाकिस्तान के पास चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान को कैपिटलिज्म की अमरेश में रखकर अमेरिका जो है उसको एक बेस बनाकर सोवियत यूनियन पर गिलगित बल्तिस्तान में रहकर नजर रखना चाहता था। लेकिन अमेरिका के इस गेम में चाइना अड़चन बना हुआ था। चाइना ने जब यह चीज देखी 1947-48 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद कि भारत का काराकोरम का इलाका गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान ने लिए है, तो चाइना के मन में ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। उसके 2 कारण है। उसका सबसे पहला कारण है कि मैं इंडिया को कल को अगर जरूरत पड़ी तो सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग करूंगा, जो कि आज की डेट में आप सभी जानते हैं करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि पाक चाइना को ये लगा कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से मुझे काराकोरम के इलाके से एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि मैं सेंट्रल एशिया के मध्य देश में जो सारा वहाँ पर इलाका है उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते था, उन सेंट्रल एशिया के देशों में जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस कर पाऊंगा और उसके लिए कई रूट मिल जाएंगे। इसी रीजन से चाइना ने जो झिंजियांग प्रोविंस, जिसको सिंकी प्रोविंस भी लोग कहते हैं, उस पर अपनी पकड़ बनाए और उस पकड़ को बनाने के बाद चाइना ने काराकोरम से होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन 1950 के दशक में और खराब हुई और इसी दशक में जब इंडिया और चाइना के रिलेशन भी खराब हुए, इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब करने में इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा था। अमेरिका चाहता था कि भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो। मैं बहुत ही जल्द दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का पूरा गेम प्लान जो उन्होंने रचा नेहरू के साथ मिलकर, खेल क्या था। जब चाइना ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मेरे रिश्ते पाकिस्तान से मजबूत है, इंडिया से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसी दौरान 1962 में इंडिया चाइना के बीच हुई झड़प हो गई। झड़प के बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने अपने रिश्ते और मजबूत किए। चाइना ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी मदद की और इस आर्थिक तौर की मदद का रिटर्न में 1963 में चाइना और पाकिस्तान ने बाउंड्री अग्रीमेंट साइन करते हुए उस समय पाकिस्तान ने चाइना को कश्मीर का एक टुकड़ा दे दिया और यह टुकड़ा पाकिस्तान ने एक भिखारी देश ने चाइना को गिफ्ट में दिया। मैंने जीवन में पहली बार यह भी सुना और पढ़ा इतनी किताबें पढ़कर कि भिखारी लोग भी गिफ्ट दे सकते हैं और पाकिस्तान उसमें से एक था। तो पाकिस्तान ने जब ये गिफ्ट चाइना को एक टेरिटरी दी तो वह 5180 किलोमीटर की तरह रही थी दोस्तों, जिसका नाम शख्स कम डाली। आज की डेट में इस्कॉन चाइना कश्मीर के शख्स को वाली बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि शख्स का वैली में 252 दिन 50 तो ग्लेशियर है और चाइना की नजर कश्मीर में सक्षम वैली से लेकर की तो ग्लेशियर से लेकर दौलत बेग ओल्डी से लेते हुए पूरे नीचे आते तक गलवान वैली से पेंगोंग लेक तक की पूरे इलाके में नजर है। उस समय इसको शख्स वैली मिल गया। शख्स के अमरेली में 252 ग्लेशियर मिल गए।
इन ग्लेशियर का प्रयोग चाइना को ये पता था कि मुझे कभी न कभी तो आएगा। दोस्तों, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ होती गई, चाइना की नदियों का पानी का प्रयोग किया गया। चाइना की जो खुद की अपनी नदियां थी, जिसमें उसने उसकी ये दूरी बढ़ती, या भी यह सारी नदियां गैर जरूरी पोलियो होती है। लेकिन ओवर टाइम एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब चाइना को ये समझ आ गई कि भाई, हमें अगर अपना प्रेजेंस इस इलाके में बनाकर रखना है और हमें अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है, तो हमें कुछ न कुछ बड़ा करना होगा। दोस्तों, 1990 के दशक के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आया, चाइना ने टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को पकड़ा, क्योंकि चाइना को ये बात पता थी कि अमेरिका एक मूर्ख सुपर पावर है। वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री गेम खेलता है और उसको मिलिट्री दूसरे देशों के सामने जाकर दिखानी है। 1990 में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर करता हूँ, उसके बाद अमेरिका का जो मिलिट्री सुप्रीमेसी चल रही थी, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने टेक्निकल सुपीरियरिटी का गेम शुरू करे और चाइना को दिशा मिल गई जिसको वह ढूंढ रहा था। चाइना को समझ आ गया कि मैं टेक्निकल सुपर पावर बनूंगा। चाइना ने उस समय हार्डवेयर पर काम शुरू किया, कंप्यूटर हार्डवेयर पर खास करके फोकस किया। उसी दौरान आप जानते हैं कि भारत जो है उस समय सॉफ्टवेयर पावर बन रहा था। उस समय हमने उसको एक सॉफ्टवेयर की जनरेशन की तरह से उसको नजर भी करा। हम लोग सर्विसेज में एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में माहिर बनते गए और चाइना वहां पर एक्सपोर्ट में पायनियर बनता गया। दोस्तों, एक ऐसी परिस्थिति आई कि चाइना ने एकल नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किया। नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड देखने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इस फंड के पीछे है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। दोस्तों, ये जो फंड क्रिएट किया गया है, यह एक फंड जो था ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाया गया। इस फंड में चाइना ने पूरे विश्व के सामने ये दिखाया कि देखें, एक निजी फंड है और यह निजी फंड क्या करेगा कि यह बेसिकली माइक्रोचिप बनाएगा, माइक्रोवेव बनाएगा, और यह माइक्रोचिप और माइक्रोवेव बनाकर पूरे वर्ल्ड को लो कॉस्ट माइक्रोचिप माइक्रोवेव प्रोवाइड करेगा। अब जब ग्लोबलाइजेशन पीक पर था 1990 और 2000 के दशक से उस समय माइक्रोचिप इंडस्ट्री कर रही थी, और चाइना ने जब यह फंड बनाया तो उसने ये पुष्टि करने की कोशिश की, यह फंड से हम पूरे विश्व स्तर पर इस तरीके के माइक्रोचिप को सस्ते में दूसरे देशों की मिलिट्री से लेकर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन। भला इस फंड के तहत चाइना ने माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, और इस फंड के तहत उनको ये समझ आ गया कि अगर हमें मास लेवल पर माइक्रोचिप बनाने हैं और मास लेवल पर माइक्रोचिप बनाकर उनको पूरे वर्ल्ड में बेचना है, तो माइक्रोचिप बनाने के लिए हमें दो चीजों की सबसे खास आवश्यकता है, और वो है स्टैंड और वो है पानी, क्लीन वाटर। क्योंकि दोस्तों, एक माइक्रोचिप वेपर जो 30 सेंटीमीटर का सिलिकॉन विफल होता है, उसको बनाने के लिए आज की डेट में 10,000 लीटर पानी की साफ पानी की आवश्यकता होती है। चाइना के मन में गेम क्लियर था कि मुझे माइक्रोचिप वेपर सुपर पावर बनना है, टेक्निकल सुपर पावर बनना है। जब उसने ये फंड क्रिएट किया, इसके बाद उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पास भारत का इलाका अक्साई चीन भी है। अक्साई चीन से लेकर टकला मकान रिजल्ट तक उस पूरे इलाके में, क्योंकि रेगिस्तान में, पहाड़ों में, हिमालय में वहां पर था शायद, और चाइना को समझ आ गई कि यह तो मेरे कब्जे में है। लेकिन अब चाइना को चाहिए पानी, और चाइना को पानी इसलिए चाहिए था जो जैसा मैंने आपको बताया कि जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी तो उस समय उसने अपनी नदियों को पोलियो कर चुका था। अब पानी जो बचा था फ्रेश वाटर, वह केवल हिमालय में बचा था। इस रीजन से चाइना के मन में कुंठा के बाद एक स्ट्रेटजी बननी चालू हुई। 2010 से लेकर आज तक पिछले 10 से 12 सालों में चाइना के मन में बैठा हुआ है कि मुझे साफ पानी चाहिए। तिब्बत से किसी भी नदी का ओरिजिन हुआ भारत की ओर अगर वह जाता है तो उसको रोकना है, जिससे कि भारत की प्रगति रुक जाए। अब आप समझ पा रहे हैं कि तिब्बत से गुरेज नहीं हुई भी संगतो नदी का पानी जब भारत में अरुणाचल की ओर से मुड़कर ब्रह्मपुत्र की तरफ से हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बहता है, तो चाइना उसके ऊपर वहाँ पर डैम बनाता है, उस पानी को रोकता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण कोई भारत को आमपोस्ट करना नहीं है, बल्कि उस पानी का प्रयोग करना है ताकि वह सिलिकॉन नहीं बना पा रहा है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, 30 सेंटीमीटर के सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए 10,000 लीटर का पानी और शाइनी चाहिए। सेंट तो कहीं से भी आ जाएगी, पानी कहाँ से आएगा? फिर इसके बाद चाइना को समझ आया कि मेरे पास शख्स कम वैली है, जो मेरे को एक भिखारी देश पाकिस्तान ने गिफ्ट में दी थी, जिसमें 250 ग्लेशियर है। इन ग्लेशियर के पानी को मेल करके फ्रेश वाटर बनेगा। शिनजियांग में चाइना ने बनाई जीपीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग, इसकी एक सब कंपनी बनी एमटी पॉली सिलिकॉन जीसीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। चाइना ने एक निजी कंपनी के तौर पर इसको बनाकर रजिस्टर किया और बोला कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा,
लेकिन दोस्तों सीसीएल पोली एनर्जी होल्डिंग जो है ये भी चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो हुआ है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड से, और इसका एक सब ऑर्गेनाइजेशन बना एमटी पोलिथ सिलिकॉन, और यह एंटीबॉडी सिलिकॉन भी उसी फंड से और जीसीएल पोली एनर्जी होल्डिंग से दूर जुड़ा हुआ है, और ये तीनों के तीनों चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ्रेंड्स हैं। आज की डेट में ये तीनों मिलकर पूरे वर्ल्ड में विश्व लेवल पर माइक्रोचिप सिलिकॉन बना रहे हैं। यूएस डूम वर्ल्ड यूएसएस जो मोड में जो प्रोपल्शन फेलियर हुआ, वो प्रोपल्शन फेलियर का कारण जब सीआईए ने पता कराया तो वह प्रोपल्शन फेलियर कारण दोस्तों यही था कि उसमें जो माइक्रोचिप लगे हुए थे वह चाइनीज थे और वह अमेरिकन्स ने खरीदे थे चाइना से सस्ते में इस फंड के तहत। HMS डंकन में जो प्रोपल्शन फेलियर हुआ था 23 नवंबर 2016 को, वह प्रोपल्शन फेलियर का कारण जब ब्रिटिश की EMI5 ने पता लगाया कि वह प्रोपल्शन फेलियर का कारण क्या था, तो वह भी मालूम चला कि उसमें भी वही माइक्रोचिप लगे थे, तो ब्रिटेन ने खरीदे थे चाइना की एंटी पॉलिसी से पोस्टर। चाइना ने आज की डेट में विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको सस्ते माइक्रोचिप नहीं बेचे, और आज की डेट में ये जो सस्ते माइक्रोचिप है, यह माइक्रोचिप तो उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर दूसरे देशों की मिलिट्री को भी बेच दिए हैं, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेच दिए हैं। और इन सारे के सारे माइक्रोचिप के अंदर एक बैकडोर एंट्री सिस्टम चाइना ने कोड करके लगा दिया है, जिसकी वजह से जब चाइना का मन करे तो उसके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी बैठे हुए बस वह कोडिंग को चेंज करते हैं, और एक यूएसए गोल्ड का या HMS डंकन का चाइना के अंदर किसी गांव में बैठे हुए एक पूरी की पूरी शिप का प्रोपल्शन फेलियर एक सिर्फ कोड चेंज करने से कराते थे। अब आप समझिए कि चाइना ने जब शख्स कम वाली पर अपना शिकंजा कस लिया था और वहां से ग्लेशियरों का पानी लेना शुरू कर दिया था, उसके बाद चाइना ने लद्दाख की ओर नजर उठाई। कोरोना काल में जब पूरे विश्व स्तर पर एक लॉकडाउन लगा हुआ था, चाइना ने हरकत कर कनाडा की ओर नजर बढ़ाए, और आज की डेट में उस नदी के पास का इलाका जो पेंगोंग लेक जो पूरी पेंगोंग लेक है, उस पूरी पेंगोंग लेक के आसपास के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जो पेंगोंग लेक का इलाका है के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा इलाका आज की डेट में दौलत बेग ओल्डी से लेकर डब्ल्यू खुशियों को रोड के आसपास बना हुआ होते हुए गलवान वैली की तरफ को जो आता है। आज की डेट में चाइना की नजर इस इलाके पर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी फ्रेश वाटर है। यहाँ पर आज की डेट में वह सारा इलाका है लद्दाख का, जिसको चाइना को पता है कि इस इलाके में इतना फ्रेश वाटर है कि यह फ्रेश वाटर कल को मेरी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को सचिन करेगा। इसी रीजन से दोस्तों इस लॉन्ग टर्म विजन ऑफ चाइना को जब हमने भी अंडरस्टैंड किया तो भारत सरकार को ये समझ आई कि चाइना का लॉन्ग टर्म मिशन यही होगा कि वो अगर शख्स कम वैली पर अपना शिकंजा कसेगी तो शख्स कम वैली के बाद जब उसका लद्दाख होगा। लद्दाख में जो आज की डेट में सलामी स्लाइसिंग चाइना करता है, और जिस सलामी स्लाइसिंग को करके चाइना ने लद्दाख के अंदर टेरिटरी कब्जा करने के उपाय करने की कोशिश बार बार की है, यह एक गेम प्लान है। और अब आप समझेंगे कि इस गेम प्लान को नलीफाई करने के लिए भारत सरकार का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था कि उन्होंने आर्टिकल 370 को एग्रीगेट किया, इसके लोकेशन को अब आप इसीलिए समझ पाएंगे किसका है मुरुगेशन का सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर 370 को गेट कर अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान से ब्रोकेट करके हटाकर अगर उसको लद्दाख के इलाके को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर और भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजर वहां पर डायरेक्ट होगी। पर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चल रही है कि 370 जो था वह लीगल था या नहीं लीगल था। तो अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यह जो कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाए जा रहे हैं कि लद्दाख का गेम प्लान जो चल रहा है, चाइना का जो ऑक्यूपेशन लद्दाख का, हमें ये समझ नहीं है दोस्तों कि यह गेम प्लान चाइना के एक खुद के लॉन्ग टर्म एंड मिशन को फुलफिल करने का है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक हफ्ता पहले भारत की सरकार ने एक नीति जारी करेगी जिसमें उन्होंने बोला कि बाहर से इंपोर्टेड लैपटॉप्स भारत में नहीं आएंगे, हम भारत में अपने लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो पूरी सोशल मीडिया पर एक डिजिटल पत्थरबाज जो है वह इकट्ठे होकर एकजुट हो गए और उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि इसमें फलाने बिजनेसमैन का फायदा, फलाने बिजनेस में फायदा है। देखिए कोई भी बिजनेसमैन अगर भारत में लटका बना रहे हैं और अगर वह लटका बनाकर बेच रहा है तो उसमें इसमें नुकसान की क्या बात। आपको यह चीज समझ नहीं है कि चाइना की जो बैकडोर है आज की डेट में आपके सारे लैपटॉप्स में, हमारे पूरे मुंबई में और हमारे बेंगलोर के इलाके में जितनी कॉर्पोरेट कंपनी आज की डेट में एप्पल लैपटॉप फैशनेबल तरीके से लेकर घूमती है और उसमें सारा काम करती है और यह सोचती है कि हमारा कॉर्पोरेट डेटा उन सारे लैपटॉप्स में सेफ है, दोस्तों वह सारा का सारा कॉर्पोरेट भीतर चाइना एक्सेस कर रहा है। उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पर रही है।
आज की डेट में अगर उसको उठाकर उसने डार्क वेब पर, यहाँ जिसको हम डार्क इंटरनेट कहते हैं, अगर उस पर लीक कर दिया तो आप सोचिए कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की क्या हैसियत रह जाएगी। तो खेल को समझिए दोस्तों, लद्दाख में चाइना का एक बहुत बड़ा एमिशन है और लद्दाख में अगर आज की डेट में भारत की सेना खड़े होकर वहां पर चाइना को उस मिशन को अचीव करने से रोक रही है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना उसको लेकर खुश नहीं होगा। इसी रीजन से आप सोचिए कि अनुच्छेद 370 को हटाकर लद्दाख में प्रेजेंस रखना क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इसीलिए आप सोचिए कि क्या भारत को यह चीज को इंक्रीज एक लॉन्ग टर्म नीति बनाकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि हमें अपने लैपटॉप हमारे यहाँ पर, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत एक अग्रेसिव लेवल पर खुद बनानी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन यह मत भूलिएगा कि लद्दाख एक ऐसा टेरिटरी है जिसके ऊपर चाइना की नजर है और हमें ये बात मालूम है कि लद्दाख से चाइना का एक ग्लोबल पावर मिशन नसीब होगा और भारत की कसम यह मिशन होने नहीं देंगे हम उसको। हमने एक चीज 2015 में भारत के रॉकेट चीफ ने एक इनफॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन में दुबई में पाकिस्तान के उस समय CIA के हेड को बोली थी कि आप जितना मर्जी कोशिश करनी चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मटेरियल नहीं होगा।